हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं विषय फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा फिजिक्स का जो संपूर्ण सॉल्यूशन पूरा सही बताया जाएगा। आपको इस वीडियो देखने के बाद कहीं और भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आपको सभी प्रश्न बता दिए जाएंगे और आपको बिल्कुल सही सही सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 100% यहाँ पर सही उत्तर बता दिए जाएंगे। एक भी उत्तर आपका गलत नहीं होगा, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक ला पाएंगे और एक भी आपका नंबर नहीं कटने वाला है। तो हम प्रश्न 5 का उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न 5 का उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न 5 का उत्तर यहाँ पर आपको दिखा, विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। तो आपको स्क्रीनशॉट भी साथ में अच्छे से लेते चलना है और वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा और अभी के अभी याद भी करवा दूंगा। तो वीडियो को प्लीज बिना स्किप किए एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है रितेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। यहाँ पर लाल के पेन से लिखा है, इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जैसा भी आप उसी से काम चला लीजिएगा। उसके बाद है विमीय विश्लेषण के उपयोग। तो यहाँ पर उपयोग तो 2 पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा ही उपयोग बता दिए हैं, 4 उपयोग बता दिए हैं, क्योंकि आपको 2 जो भी सरल उपयोग लगे 2 तो आप कर सकते हो, 3 कर लीजिए तो अच्छा है, अगर 4 बन जाते हैं तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर है, भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। विमीय विश्लेषण का कार्य एक मतलब इनका महत्व होता है। विमीय विश्लेषण शुद्धता जांच की जाती है और दूसरा है भौतिक राशियों के मापक ज्ञात करना। उसके बाद है यहाँ पर विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। और चौथा है एक पद्धति की मात्रक को दूसरी पद्धति की मात्रक में परिवर्तित करना। यहाँ पर आप इनमें से 3 कर लीजिए। एक इसको काट सकते हैं अगर हम चाहें तो। अब 3 कर लीजिए, आपकी परीक्षा में 3 ही पूछे जाने वाले हैं, तो आप 3 कर लीजिए, 2 पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 दिया है। प्रश्न 6 का उत्तर, सदिशों के एक योग के लिए त्रिभुज का नियम लिखना है इसमें आपको। तो आपको इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब 2 सदिश दिशा व परिमाण के साथ, जब 2 सदिश दिशा व परिमाण के साथ त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करें तो उनका जो परिणामी सदिश है वह त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा उसके विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। यहाँ पर आपको मैं इसको समझा देता हूँ। अगर आप चाहें तो इसको ये चित्र जरूर बनाना है, ये वाला जो आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर समझाता हूँ, देखिए ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, समझाने वाला हूँ, डरिए मत। तो मान लीजिए 2 सदिश हैं, एक ए वेक्टर और बी वेक्टर। इसमें दिशा है कोई एक दिशा ये, और यहाँ पर दिशा है ये वाली। तो जब 2 सदिश, इसे बोलते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, जब 2 सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर, जब 2 सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर दिशा व परिमाण के साथ, दिशा व परिमाण के साथ, ऊपर ये जो होती है दिशा और नीचे होती है परिमाण। तो जब 2 सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर दिशा व परिमाण के साथ, दिशा व परिमाण के साथ, दिशा व परिमाण के साथ, जब 2 सदिश दिशा व परिमाण के साथ त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करें। त्रिभुज किससे मतलब होता है, ये जो आपस में जुड़ी हुई। संलग्न का मतलब होता है जुड़ा हुआ या जुड़ी हुई। जब 2 सदिश त्रिभुज की 2 दिशा व परिमाण के साथ त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करें तो जो परिणामी सदिश है वह त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होगा। देखिए यहाँ पर ये जो ऐसी दिशा है, फिर उसके बाद ये दिशा ऐसे मुड़ी, तो इस दिशा को नीचे की तरफ होना चाहिए, लेकिन ये नीचे की तरफ ना होकर ऊपर की तरफ है।
यही तो हमारा ये नियम है, त्रिभुज का नियम। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 7 है ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 7 में ऊर्जा संरक्षण का नियम पूरा 100% सही है, एक भी गलत नहीं होगा आपका आंसर। मुझे आपकी नंबरों की ज़्यादा चिंता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न या फिर बनाया जा सकता है। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जाता है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना ही बना सकते हैं हम और ना ही मिटा सकते, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं मात्र। तो अब हम बढ़ते हैं, आप इसका अच्छे स्क्रीनशॉट लेते जाइए। यहाँ पर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होने की वजह यही है कि हमारे मोबाइल का कैमरा थोड़ा स्लो डाउन है। उसके बाद यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और टेलीग्राम पर मैं PDF अच्छे से डाल दूंगा तो आपको दिखाई देगी, लेकिन पहले आपको इन प्रश्नों को समझना है। तो उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक अपना 8 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 7 कंप्लीट होता है। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 8 देख लेते हैं। उसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 8 दिया हुआ है कि प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर अथवा वाला है। जो प्रश्न क्रमांक 8 में आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। प्रश्न क्रमांक 8 में क्या लिखना है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का नियम लिखिए। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का नियम लिखिए। आपको समझ में आ रहा होगा अगर आप वीडियो को स्किप नहीं कर रहे होंगे तो। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का नियम लिखना है, तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का नियम देखिए। इस नियम के अनुसार किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर त्रिज्या अधिक बल लगाया जाता है तो उसकी संपीड़न उतना ही अधिक उत्पन्न होता है। अतः हुक के अनुसार यदि हम किसी स्प्रिंग, उसके बाद आगे वहां पर लिखा है, हम इसके आगे का भी दिखा देंगे। उसके बाद है यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए इसको, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा इस नियम के अनुसार किसी, और यहाँ से आपको यहाँ पर जो कॉमा लगा होते हैं इन्वर्टेड, इसको बंद कर देना है बाद में। किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर जितना अधिक बल लगाया जाता है तो उसकी संपीड्यता उतनी ही उत्पन्न होती है। मतलब यदि कोई स्प्रिंग है, हम उस पर जितना बल लगाएंगे तो वो उतना ही अधिक संपीड़न होगी, मतलब कि फैलाव आएगा उसमें। संपीड़न है मतलब फैलाव। उसके बाद हम इसी के आगे का देख लेते हैं। अतः हुक के नियम अनुसार इसके आगे का है जो, उसके बाद जो हमारा आगे का है, स्प्रिंग में उत्पन्न संपीड़न का मान आरोपित बल के समानुपाती होता है। मतलब जितना बल आप लगाओगे उतना उसकी संपीड़न के बराबर होगा। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 9 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 दिया हुआ है, यहाँ पर वीडियो में सही नहीं दिख रहा है लेकिन PDF में आपको सबसे अच्छा दिखेगा। आप देख सकते प्रश्न क्रमांक 9 क्या बोलता है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम आपको दिख रहा होगा, पूरा सही है। ऐसा कि ऐसा छाप दीजिए, आप गर्दा उड़ा देंगे, सही बता रहा हूँ। उसके बाद है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार घूर्णन गति में कण के कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल आघूर्ण के बराबर होती है। और यदि आप चाहो तो इसको लिख लेना, नहीं तो नहीं लिखना, तो भी काम चल जाएगा, आपको पूरे नंबर दे दी जाएंगे। लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो नहीं लिखिए। उसके बाद है हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। उसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर दिया हुआ है, अथवा वाला जड़त्व आघूर्ण घूर्णन गति करते समय वह गुण है जिसके, इसमें आपको जड़त्व आघूर्ण के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर मैं प्रश्न उतारना शायद भूल गया हूँ, तो आपको इसको प्रश्न क्रमांक 10 का आपको पेपर में देख लेना है। उसके बाद है इसका जो जड़त्व आघूर्ण के बारे में लिखना है। जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा लिखनी है आपको। यहाँ पर आप जड़त्व आघूर्ण के बारे में सब कुछ लिखना है, तो आप देख लीजिएगा। जड़त्व आघूर्ण घूर्णन गति वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपने घूर्णन अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। किसी कण का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कण के द्रव्यमान m तथा कण के घूर्णन अक्ष से लंबवत वर्ग के घूर्णन के बराबर होता है। उसके बाद इसे I से प्रदर्शित करते हैं।
और यदि आप इसका फॉर्मूला लिखना आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद है फॉर्मूला है I बराबर m गुणित r स्क्वायर। उसके बाद है माना कणों का द्रव्यमान m1 m2 m3 और आखिरी में हम डैश डैश डॉट 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 करके mn लिख देते हैं mr स्क्वायर। ये जो आपका आ जाएगा पूरा का पूरा। उसके बाद हम आगे देखते हैं। उसके बाद प्रश्न 11 का जो उत्तर है उसका प्रश्न 11 देख लेते हैं हम। पलायन चाल किसे कहते हैं? ये पलायन चाल क्या है? और आप यहाँ पर आप आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, दिल से लाइक कीजिएगा, आपके लिए ही बनाई है खास। पूर्ण में से पूरे नंबर आएंगे, बस इसी को याद कर लीजिए, लिख कर याद कर लीजिए, वीडियो में से देख कर याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट से याद कर लीजिए, PDF से याद कर लीजिए। आपको याद करने के इतने सारे तरीके हैं, बस 2 दिन का समय है, आपका फिजिक्स का पेपर कंप्लीट हो जाएगा और पूरा का पूरा यही छाप के आना है, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद है आपका पलायन चाल किसे कहते हैं, और जब यहाँ पर आ सके तो हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लेना मेरा चैनल। उसके बाद है किसी पिंड को इतनी चाल से प्रक्षेपित किया जाए जिससे वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पलायन कर जाए, तब उसे पलायन चाल कहते हैं। अतः किसी पिंड को पृथ्वी तल में फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए तथा वह पृथ्वी पर वापस लौट कर ना आए तो वह आपका पलायन चाल कहलाएगी। उसके बाद है जो आपको आगे जो आपको अगर आप हो सके तो ये चित्र भी बना लेना। यहाँ पर मैं थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए m द्रव्य, ये जो हमारी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी, ये जो हमारी पृथ्वी मैया है पूरी। उसके बाद यहाँ पर गुरुत्वीय बल है जो आपको यहाँ पर मैं डॉट डॉट करके निशाना दिया लिया है। ये सतह है पृथ्वी की, ये पृथ्वी का द्रव्यमान होता है कैपिटल M। ई का मतलब होता है अर्थ, M का मतलब होता है मास कैपिटल, और बड़ी पृथ्वी इसलिए तो बड़ा द्रव्यमान होगा। उसके बाद त्रिज्या कैपिटल R हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से आपको निकलता है तो कोई पिंड तो गुरुत्वीय क्षेत्र यहाँ से बाहर हो जाता है, तो यही हमारी पलायन चाल कहलाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद प्रश्न 12 में आपको धारारेखी एवं विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर लिखना है। धारारेखी प्रवाह एवं विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर लिखना है। तो आपको अच्छे से वीडियो में भले ही ना दिखे लेकिन PDF में अच्छे से दिखा दूंगा, वीडियो को एंड तक देखिए। और PDF का पासवर्ड अब मैं वीडियो के एंड में ही दे दूंगा। उसके बाद है इस प्रवाह में किसी बिंदु से गुजरने वाला प्रत्येक कण का वेग नहीं रहता। धारारेखी में लिखना है। उसके बाद विक्षुपेदी, इस प्रवाह में किसी बिंदु से गुजरने वाला प्रत्येक कण का वेग नहीं रहता। उसके बाद है इस प्रवाह से किसी बिंदु से गुजरने वाले प्रत्येक कण का वेग भिन्न भिन्न हो सकता है। उसके बाद है जो हमारा इस प्रवाह में कण का वेग क्रांतिक वेग से कम अथवा बराबर होता है। उसके बाद दूसरा है इसमें कण का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है। इसमें 3 बोला गया था अंतर के लिए, लेकिन हम अच्छे इंसान हैं 4 लिखते हैं ताकि हमारे नंबर ना कटे और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले। ठीक है, 3 पूछा गया था, 4 लिख दिए। उसके बाद है इस प्रवाह में कणों का वेग सरल रेखी या चक्रीय हो सकता है। और उसके बाद तीसरा इसमें है कणों का मार्ग अनिश्चित एवं टेढ़ा मेढ़ा होता है। उसके बाद है आपका चौथा, प्रत्येक बिंदु पर आपको इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद स्क्रीनशॉट तो शुरू से ही लेते चलिएगा, और अभी तक नहीं लिया तो फिर से शुरू हो सके ये वीडियो और सभी के स्क्रीनशॉट लेते चलिए साथ में। यहाँ पर चौथा है प्रत्येक बिंदु पर तरल का दाब क्या तथा घनत्व नियत रहते हैं। उसके बाद चौथा है प्रत्येक बिंदु पर तरल का दाब तथा घनत्व भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उसके बाद हम आपको इसको अच्छे से देख लेना है पूरा। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, देख लीजिएगा, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते हैं। और चलिए ये हमारा प्रश्न क्रमांक 12 कंप्लीट होता है। उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 में आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। वो प्रॉब्लम है, यहाँ पर मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक से दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ पर रजिस्टर में ठीक से दिख रहा है। किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र लिखिए।
तो संचित ऊर्जा के लिए सूत्र लिखना है तो आप देख सकते हैं स्प्रिंग को। तो मैं आपको समझा देता हूँ, ये जो स्प्रिंग है, कोई स्प्रिंग यहाँ से हम खींच रहे हैं इसको दीवार से लगा के, तो यहाँ से स्प्रिंग, इसको जो खिंचाव तंत्र इसको हम के मानते हैं, और जो बल लग रहा है वो एफ दिशा में लग रहा है। उसके बाद है डी एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स जो आपको खिंचाव की जो वस्तु है उसको बोलते हैं डी एक्स। उसके बाद यहाँ पर इस पर किया गया कार्य आपका डी एफ है कि एफ डॉट डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद आपको पूरा ऐसा के ऐसा ही छाप देना है। रट लीजिए या पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। मैं रटने वाले भी पढ़ने वालों से कभी कभी अच्छे नंबर लाते, इसलिए रटने वालों आदमी के लिए मतलब रटने वाले बच्चों के लिए ओपी लिख दो, कमेंट में ओपी लिख दो रटने वाले बच्चों के लिए आज। उसके बाद है आपको इसको देख लेना है यहाँ पर। उसके बाद है के एक्स यहाँ पर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा डी डब्ल्यू और बराबर एफ डी एक्स। उसके बाद डी डब्ल्यू बराबर के एक्स डी एक्स, पूरा सही है। उसके बाद अगला आ जाएगा डब्ल्यू, यहाँ पर आंसर इसका डब्ल्यू ओमेगा 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 ओमेगा। उसके बाद अवलोकन के एक्स डी एक्स ओमेगा ओमेगा। उसके बाद है ओमेगा के स्क्वायर की एक्स स्क्वायर बटे 2। उसके बाद है कि एक्स स्क्वायर बटे 2। उसके बाद है इसका यही जो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आके इसको लिख लेना है। उसके बाद आपको ध्यान से देख लेना है, यहाँ पर बोलने में मिस्टेक हो चुकी है तो वो हो जाने दीजिए, आपको दूर पर ध्यान नहीं देना, अब आपको लिखाई पर ध्यान देना था। इसको आपको अच्छे से दिमाग में डाल लो, घुसेड़ लो, कुछ भी कर लो, अच्छे से डाल लो और इसी बात पर एक लाइक कर दो। अतः संचित स्थितिज ऊर्जा सूत्र के एक्स स्क्वायर 2 है, तो मैंने जल्दी में ध्यान नहीं दिया और बोल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर इसका जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा यही आ जाएगा। सूत्र आपका बन के सूत्र यही वाला बन के तैयार हो जाएगा के एक्स स्क्वायर बटे 2। चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए पढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की तरफ, मतलब प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 दिया हुआ है कि वैसे तो आप कैमरे में अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, यदि आपको पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा क्योंकि दिख नहीं रहा है आपको रजिस्टर में, तो मुझे अच्छा बहुत अच्छा दिख रहा है। वीडियो रात में बन रही है आपके लिए, बिल्कुल खास आपके लिए है, वीडियो पूरा देखें। इसके बाद मैं बोल कर सुना देता हूँ प्रश्न क्रमांक 14 का पहला प्रश्न, फिर उसका उत्तर। कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है, जो उसकी गति के विपरीत है। सड़क पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो इसका जो आपका उत्तर है पूरा ये जो हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़क पर किए गए कार्य की गणना करना है। तो सड़क पर किए गए, यहाँ पर सड़क पर किए गए कार्य की गणना करना है। यहाँ पर तो सड़क पर किए गए कार्य की गणना किसके द्वारा होगा, तो साइकिल के द्वारा होगा साइकिल के द्वारा होगी उसकी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर इस चित्र को बनाना है। ये जो साइकिल है आपका इस डायरेक्शन में चल रही है, इसका मतलब साइकिल इस तरफ चल रही है, इस तरफ को चल रही है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आपको ऐसा ज्यों का त्यों छाप देना है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी इसको आप यहाँ पर लिख देना है, चित्र अच्छे से बनाइएगा यहाँ पर। उसके बाद आपको कार्य W बराबर कार्य यहाँ पर दिया जा रहा है एफ डी एक्स बराबर cos थीटा हो जाएगा। उसके बाद साइकिल के सापेक्ष सड़क पर स्थित अवस्था में है, अर्थात विस्थापन का मान 0 है, तब कार्य का मान भी 0 होगा, अर्थात W बराबर 0 होगा। तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15वां है, जो आपको इसमें कुछ पूरे 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। पूरा राइट आंसर है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। कोणीय संबंध ज्ञात करना है, कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में कोणीय संवेग संबंध आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। हम जानते हैं कि कोणीय संवेग आपको इसका जो कोणीय संवेग होता है A L L R T और गुरुत्व P, उसके बाद होता है
बल आघूर्ण होता है क्यू बराबर, यहाँ पर आपको T बराबर R2 ये जो लिख लेना है। उसके बाद जहाँ R स्थिति सदिश है तथा P से रेखीय संवेग, यहाँ पर देखिए जहाँ R स्थिति सदिश है, ये जो R है स्थिति सदिश है और P वेक्टर रेखीय संवेग है, P वेक्टर रेखीय संवेग है। उसके बाद आपको समय के सापेक्ष अवलोकन करने पर, अब इसको हम अवलोकन करते हैं, कुछ नहीं करना है आपका, ज्यों कहते हो सीधा उतार देना है पूरा। आपको इस सवाल को आपको अच्छे से ऊपर से लेके वीडियो को लीजिए, ऊपर से लेके वीडियो को नीचे तक यहाँ पर धीरे धीरे आप करके यहाँ पर पूरा उतार लीजिए। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इसका DL जो हो जाएगा DL बटा T DT बराबर D बटा dt। उसके बाद है R वेक्टर गुणित P वेक्टर का ही जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद है dr बटा dt गुणित P प्लस R वेक्टर, यहाँ पर गुणित dP वेक्टर P वेक्टर बटा D और T। उसके बाद न्यूटन के द्वितीय नियम अनुसार यहाँ पर dP वेक्टर dt बराबर F, उसके बाद dr dt बराबर भी, यहाँ पर इसको लिख लेना है ज्यों कहते हो, कॉपी में आपको समझ लेना है अच्छे से, आपको भी पढ़ाया जा चुका है। उसके बाद हम आगे इसी के आगे का देख लेते हैं। तो इसी के आगे आपको थोड़ा और लिखना है यहाँ पर, और आपके पूरे नंबर पक्के यहाँ पर पूरा सही बताया जा रहा है, पूरे नंबर पक्के। इसके DL बराबर भी बी वेक्टर गुणित P वेक्टर गुणित R वेक्टर गुणित F वेक्टर। उसके बाद संवेग में यहाँ पर आपको दिया हुआ है P वेक्टर MV वेक्टर। उसके बाद DT बराबर DT DL, यहाँ पर T मत लग लेना भाइयों, L और L, ठीक है। DT DT बराबर DL बराबर DT P वेक्टर गुणित MV वेक्टर प्लस CR वेक्टर, यहाँ जो CR वेक्टर। उसके बाद है F वेक्टर, उसके बाद है DL DT M वेक्टर गुणित V वेक्टर प्लस R वेक्टर गुणित F। उसके बाद आपको यदि देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि ऐसा कोई आता है यहाँ लिखा हुआ तो उसकी जगह पे 0 हो जाता है। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया है, अगर ए वेक्टर गुणित ए वेक्टर आता है तो उसकी जगह पे 0 कर देते हैं। उसी प्रकार V वेक्टर या गुणित V वेक्टर आता है तो उसकी जगह पे 0 कर देते हैं, तो इसकी जगह पे 0 कर देंगे तो इन सभी का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये तो कैंसिल हो जाएगा 0। उसके बाद आ जाएगा का आंसर DL बटा DT बराबर इसको Q वेक्टर। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद जो हमारा प्रश्न क्रमांक 16 दिया है, यदि बाह्य बल का प्रभाव ना हो तो द्रव्य बूंदों की आकृति सदैव गोल होती है। तो इसका जो आपको लिखना है, इसका जो आपको यहाँ पर चित्र बना लेना है। ये कोई द्रव है, बूंद है, तो द्रव की बूंद है। यहाँ पर इसका स्वतंत्र पृष्ठ कहलाता है, ये वाला भाग स्वतंत्र पृष्ठ है। अंतराण्विक बल यहाँ पर कहलाता है, इसको आकर्षण बल भी बोलते हैं। अब प्रश्न अनुसार यदि वायवी बल का प्रभाव ना हो तो F बराबर 0 होगा। तो बूंद द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कम से कम धारण करने की प्रकृति रखता है। उसके बाद का आपको आंसर टेलीग्राम पर सभी दे दिए जाए। दोस्तों इन सभी के जो है मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। और चलिए वीडियो को समाप्त कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर चैनल पहली बार विजिट करते हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।